2024 में भी मोदी की हैट्रिक का फॉर्मूला तैयार है। फॉर्मूले में सब कुछ है। इसमें युवा है, महिलाएं हैं, किसान है, बुजुर्ग है, सवर्ण, ओबीसी, एसटी और दलित भी हैं। राम मंदिर है, मंदिर कॉरिडोर है, मोदी सरकार के लाभार्थी हैं, यानी सब कुछ जो 24 में 400 सीट तक पहुंचाए। इसकी 4 राज्यों में सफल टेस्टिंग भी हो चुकी है। बीजेपी अब इसे 24 में पूरे देश में लागू करने जा रही है। 400 सीट वाला ब्लूप्रिंट कैसे तैयार हुआ, इसी फॉर्मूले को डिकोड करेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। क्या है बीजेपी की स्ट्रेटजी जिससे 24 में 80% हिंदुओं का वोट मिलना तय है? इसे खाम, आहिंदा और एमवाई से भी सटीक रणनीति क्यों बताया जा रहा है? 4 राज्यों में भी प्रयोग कामयाब रहा, अब देश भर में लागू करने की तैयारी। बीजेपी ने 2024 में 400 सीट लाने का फॉर्मूला खोज लिया है। यह कोई मुंह जुबानी फॉर्मूला नहीं है, बल्कि टेस्टेड भी है, यानी कई सालों से जांचा परखा जा रहा था। अब इसे 24 के लोकसभा चुनाव में लागू करने की तैयारी है। दरअसल यह फॉर्मूला 1-2 नहीं, बल्कि 4 स्ट्रेटजी का मिक्सअप है। पहला, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। दूसरा, सबसे सटीक सोशल इंजीनियरिंग। तीसरा, युवाओं का न्यू इंडिया। और चौथा, गठबंधन की केमिस्ट्री और गणित। सबसे पहले हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में हुए विकास को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया। 2019 आते आते विकास के साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा छाने लगा। दरअसल पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट में एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। इस दौरान हाउस द जोश टैगलाइन के साथ साथ यह नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा की टैगलाइन वाला दौर था। लेकिन 2024 में बीजेपी हिंदुत्व के रथ पर सवार है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की सरपरस्ती में ऐसे कई मंदिरों का रेनोवेशन किया गया। इनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकाल लोक कॉरिडोर के साथ साथ राम मंदिर निर्माण सबसे अहम होने जा रहा है। अगस्त 2020 में पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 2017 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ महाकाल लोक की कल्पना की गई। 11 अक्टूबर 2022 को 856 करोड़ रुपए के रेनोवेशन कार्यों का लोकार्पण किया गया। मार्च 2019 में मोदी ने 700 करोड़ के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। दिसंबर 2021 में 339 करोड़ रुपए के रेनोवेशन कामों का लोकार्पण किया। गुजरात का सीएम रहते हुए मोदी ने सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया। अगस्त 2021 में पीएम मोदी ने मंदिर में 3 अहम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद मोदी ने घाटी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रेनोवेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद 31 साल बाद फरवरी 2021 में शीतलनाथ मंदिर को खोला गया। इसके जरिए मोदी की छवि मंदिर निर्माता और हिंदू आस्था के राजदूत की बन गई है। मोदी के ऐसे प्रयोग लोगों के सेंटिमेंट को छूते हैं, जिससे वो सिर्फ मोदी का ही होकर रह जाते हैं। ये दिख भी रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 10 करोड़ पर्यटकों ने वाराणसी का दौरा किया। कोविड से पहले के 3 सालों में वाराणसी दौरा करने वालों की संख्या सिर्फ 1.8 करोड़ थी। नए साल के पहले ही दिन 8 लाख लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। उज्जैन में नए साल के पहले दिन महाकाल के दरबार में 8 लाख श्रद्धालु पहुंचे। मथुरा के वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में नए साल के दिन 2.5 लाख लोग पहुंचे। अयोध्या में नए राम मंदिर को देखने नए साल पर 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। इसके साथ ही 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अयोध्या से अक्षत कलश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 10 करोड़ से ज्यादा हिंदू परिवारों को पूजित अक्षत से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया जाएगा। बीजेपी अपनी इस स्ट्रेटजी के जरिए विपक्षी इंडी गठबंधन के ओबीसी के मुद्दे को खत्म करना चाहती है। दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले करीब 16 करोड़ से ज्यादा हिंदू परिवारों और 80 करोड़ हिंदू वोटर्स तक 3 मैसेंजर पहुंचेंगे। सबके पहुंचने का तरीका जरूर अलग होगा, लेकिन टारगेट एक होगा। 2024 में मोदी के लिए बिल्डअप करना, हिंदू वोटर्स को एकजुट करना। बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी और सटीक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला इजाद किया। भगवान प्रभु रामचंद्र जी के जन्म स्थान के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है।
इसके जरिए बीजेपी ने हाल में 2 राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के जातीय कार्ड की भी हवा निकाल दी। दरअसल इन चुनावों के दौरान विपक्ष ने ओबीसी का जातीय कार्ड उछाला था ताकि हिंदू एकजुट न हो सके। विधानसभा चुनाव से पहले सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खुलेआम ओबीसी की रट लगाए थे। हिंदुस्तान में ओबीसी है, ओबीसी कितने हैं भैया? ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? हो ही नहीं सकता। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं? कास्ट सेंसस जब हमारी सरकार थी हमने किया। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी ओबीसी को बताना नहीं चाहते हैं। हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा। हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं। लेकिन 3 दिसंबर 2023 को जब इन राज्यों के चुनाव नतीजे आए तो विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीजेपी ने 2 राज्यों में सिर्फ चुनाव ही नहीं जीता, बल्कि पहली बार इन राज्यों में सबसे ज्यादा वोट शेयर भी हासिल किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 48.5% वोटों के साथ 163 सीटें जीती। 2018 में बीजेपी ने 41% वोटों के साथ सिर्फ 109 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं छत्तीसगढ़ में 46.27% वोट के साथ 54 सीटें जीती। 2018 में 33% वोट शेयर के साथ सिर्फ 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। दरअसल बीजेपी को यह जीत ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग थी। बीजेपी ने सवर्ण, ओबीसी और एसटी को मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग का यह फॉर्मूला तैयार किया है। इसके साथ ही बीजेपी चुनिंदा एससी समूहों जैसे यूपी में पासी, खटिक और वाल्मीकि, बिहार में मुसहर और पासवान, तेलंगाना में मदिगा, महाराष्ट्र में गैर महार को इस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में शामिल किया है। इस रणनीति के जरिए बीजेपी की लगभग 70 से 80% हिंदू वोट बैंक में पहुंच हो गई है, जिसे वो यूपी के 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनावों में परख चुकी है। बीजेपी को यूपी के 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनावों की सफलता भी इसी फॉर्मूले से मिली है, यानी एकदम परखा हुआ फॉर्मूला। यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस फॉर्मूले के जरिए 72% ब्राह्मणों के वोट हासिल किए। वहीं 2019 में ये बढ़कर 82% हो गए। 2014 में 77% राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में ये बढ़कर 89% हो गए। 2014 में 71% वैश्य ने बीजेपी को वोट दिया था। 2019 में ये आंकड़ा 70% हो गया। 2014 में 77% जाट ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में यह बढ़कर 91% हो गया। 2014 में 79% अन्य सवर्ण जातियों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2019 में यह बढ़कर 84% हो गया। 2014 में 27% यादवों ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं 2019 में सिर्फ 23% ने दिया। 2014 में 53% कुर्मी और कोहरी ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में यह बढ़कर 80% हो गए। 2014 में 61% अन्य ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में यह बढ़कर 72% हो गए। 2014 में 18% जाटव ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में सिर्फ 17% ने दिया। 2014 में 45% गैर जाटव एससी ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में यह बढ़कर 48% हो गया। 2014 में 10% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2019 में 8% ने ही वोट दिया। 2014 में 51% अन्य जातियों का वोट बीजेपी को मिला। 2019 में 50% ने ही दिया। यूपी के 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यह फॉर्मूला कारगर रहा। 2017 में यूपी में बीजेपी को 83% ब्राह्मणों ने वोट दिया था, जो 2022 में बढ़कर 89% हो गया। 17 में बीजेपी को 70% राजपूत वोट मिला था, जो 2022 में बढ़कर 87% हो गया। 2017 में बीजेपी को 71% वैश्य वोट मिला था, जो 2022 में बढ़कर 83% हो गया। 2017 में बीजेपी को 70% अन्य सवर्ण जातियों का वोट मिला था, जो 2022 में बढ़कर 78% हो गए। 2017 में बीजेपी को 38% जाटों ने वोट दिया, जो 2022 में बढ़कर 54% हो गया। 2017 में बीजेपी को 10% यादवों ने वोट किया, जो 2022 में बढ़कर 12% हो गया। 2017 में बीजेपी को 63% कुर्मी ने वोट किया, जो 2022 में बढ़कर 66% हो गया। 2017 में बीजेपी को 56% कोहरी, मौर्य, कुशवाहा और सैनी के वोट मिले, जो 2022 में बढ़कर 64% हो गए। 2017 में बीजेपी को 74% केवट, कश्यप, मल्ला और निषाद के वोट मिले, जो 2022 में 63% हो गए। 2017 में बीजेपी को अन्य ओबीसी के 62% वोट मिले, जो 2022 में बढ़कर 66% हो गए।
2017 में बीजेपी को 8% जाटव के वोट मिले, जो 2022 में बढ़कर 21% हो गए। 2017 में बीजेपी को 32% गैर जाटव एससी के वोट मिले, जो 2022 में बढ़कर 41% हो गए। यूपी के बाद इसी फॉर्मूले से बीजेपी ने गुजरात के 2022 विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। हूबहू ऐसा ही होगा प्रभु श्री राम का मंदिर जैसा। यूपी के बाद इसी फॉर्मूले से बीजेपी ने गुजरात के 2022 विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसी फॉर्मूले से बीजेपी ने अब तक सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ सबसे ज्यादा सीटें भी जीती। यानी यह फॉर्मूला 4 अलग अलग राज्यों में कारगर साबित हो चुका है। ऐसे में बीजेपी 2024 में इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है। इसके साथ ही बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम के अप्रत्याशित चेहरों के जरिए एक खास संदेश भी दिया है, यानी बीजेपी में कोई भी सीएम बन सकता है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने यूपी, बिहार के सभी ओबीसी समुदाय को खास संदेश दिया है, यानी सिर्फ हम वोट ही नहीं लेते बल्कि उन्हें ताज भी देते हैं। यानी इंडी अलायंस की तरह हम सिर्फ ओबीसी नहीं करते। युवाओं का न्यू इंडिया बीजेपी की इस खास रणनीति के पीछे एस्पिरेशनल युवा है, जिनके जरिए बीजेपी भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में पेश करती है। G20, वनडे वर्ल्ड कप, एशियाई खेलों में रिकॉर्ड स्तर का प्रदर्शन इसी का नतीजा है। महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन जैसे आयोजनों के साथ दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे को दिखाता है। इसमें बड़े एक्सप्रेसवे, 100 से ज्यादा एयरपोर्ट, हाई स्पीड रेलवे और दुनिया के किसी भी कोने में चीन और अमेरिका के दबदबे को कम करने की क्षमता भी 2024 की रणनीति का प्रमुख हिस्सा है। इससे बीजेपी देश के करोड़ों युवाओं को टारगेट कर रही है। 2019 के चुनाव में 8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स थे और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2024 में फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। इस रणनीति के जरिए बीजेपी की नजर इन युवा वोटर्स पर है। यही वजह है कि मोदी अपने भाषण में युवाओं का जिक्र जरूर करते हैं। दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी को इन युवाओं ने जमकर वोट किया था। मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है, नियत में कोई खोट नहीं है। 2014 में 36% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। 2019 में यह आंकड़ा 5% बढ़कर 41% हो गया। 18 से 22 साल के 51% यंग वोटर्स और 23 से 25 के 51% वोटर्स ने 19 में मोदी के नाम पर वोट दिया था। बीजेपी की स्ट्रेटजी में कल्याणकारी योजनाएं भी शामिल हैं। बीजेपी इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा चुके बेनिफिशियरी को अपना वोट बैंक बना रही है। यही वजह है कि मोदी आजकल 4 जाति का जिक्र करना नहीं भूलते। ये हैं किसान, युवा, महिला और गरीब। इसके साथ ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भी चर्चा में है। दरअसल मोदी सरकार इस गाड़ी के जरिए उन्हें चिन्हित कर रही है जो जन कल्याण योजनाओं से वंचित रह गए हैं। 24 में बीजेपी को 400 सीट दिलाने में ये बेनिफिशियरी सबसे अहम साबित होने जा रहे हैं। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। उनको तो पुरानी आदतों के कारण यही सोचते होंगे, भाई हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, पहचान वाला नहीं, तो हमारा तो क्या होगा। अरे मोदी ही तो आपके परिवार का है, किसी और की पहचान की जरूरत नहीं है, आप ही मेरे परिवार के हैं। 10 साल पहले की स्थिति होती तो शायद ऐसे साथी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते हिम्मत हार जाते। मैं ये गाड़ी लेकर के गांव-गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है।
कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे ही जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। मोदी की गारंटी के पीछे जो सच्चे अर्थ में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था ना, वो यही था। और वो उसे पूरा जब मैं अपनी आंखों से देखता हूं ना, तो इतना आनंद होता है, इतना संतोष होता है, जीवन भर की सारी थकान उतर जाती है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। उनको तो पुरानी आदतों के कारण यही सोचते होंगे, भाई हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, पहचान वाला नहीं, तो हमारा तो क्या होगा। अरे मोदी ही तो आपके परिवार का है, किसी और की पहचान की जरूरत नहीं है। आप ही मेरे परिवार के हैं। 10 साल पहले की स्थिति होती तो शायद ऐसे साथी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते हिम्मत हार जाते। मैं ये गाड़ी लेकर के गांव-गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे ही जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। मोदी की गारंटी के पीछे जो सच्चे अर्थ में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था ना, वो यही था। और वो उसे पूरा जब मैं अपनी आंखों से देखता हूं ना, तो इतना आनंद होता है, इतना संतोष होता है, जीवन भर की सारी थकान उतर जाती है। बेनिफिशियरी कितना बड़ा वर्ग है इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन, 47 करोड़ गरीबों के जनधन खाते, 47 करोड़ 40 लाख किसानों का पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक मुफ्त इलाज की गारंटी, 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, 9 करोड़ 80 लाख गरीब महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर, 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास, 11 करोड़ 72 लाख गरीबों के घर में शौचालय, 55 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना में कर्ज। 2022 के यूपी चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ था जब सरकारी योजना के लाभार्थियों ने योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट करा दी थी। यूपी के बाद हर चुनाव में मोदी का लाभार्थी वोट बैंक मजबूत होता चला गया। सारे बेनिफिशियरी को जोड़ लेंगे तो ये 51% हो जाता है। और ये भी सच है कि सारे बेनिफिशियरी सब बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन जितने देते हैं उस हिसाब से बीजेपी का कैलकुलेशन कह रहा है और ये ट्रेंड बरकरार रहा तो 24 में बीजेपी की लाइन क्लियर है। 2022 में यूपी में पीएम किसान निधि का लाभ 2 करोड़ 40 लाख लोगों को मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 1 करोड़ 50 लाख थे। जनधन अकाउंट 7 करोड़ 80 लाख के खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना का 10.2 लाख घर बनाकर दे दिए। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की तादाद 1 करोड़ 30 लाख थी। बीजेपी 24 के चुनाव से पहले गठबंधन की केमिस्ट्री और गणित इस फॉर्मूले के अनुसार भी बीजेपी विपक्षी इंडी गठबंधन से काफी आगे है। लोकसभा चुनाव की घोषणा को लगभग 3 महीने बचे हैं। एक तरफ बीजेपी जहां अपने कैंडिडेट की घोषणा करने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन अभी बैठकें कर रहा है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खोज रहा है। 24 से पहले बीजेपी ने 38 दलों को एनडीए में जोड़कर पहले ही महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है। वहीं 28 पार्टियों वाला इंडी गठबंधन अभी भी एक दूसरे को मनाने की कोशिश में लगा है। एनडीए में शामिल 38 दलों में से 25 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास कोई लोकसभा सीट नहीं है, लेकिन बीजेपी छोटे छोटे वोटों को समझती है। ऐसे में इन पार्टियों को जोड़कर जीत का मार्जिन बढ़ा रही है। इस फॉर्मूले से साफ है कि बीजेपी विपक्षी इंडी अलायंस से हर रणनीति में आगे है। कांग्रेस अभी इंडी गठबंधन में शामिल नेताओं को जोड़ने में लगी है, वहीं बीजेपी चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रही है। ऐसे में साफ है कि 24 में बीजेपी का पलड़ा एक बार फिर से भारी रहने वाला है। भारत माता की